दोस्तों आपका 10 फरवरी को कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, लगातार तैयारी करना हमने स्टार्ट कर दिया है। इसलिए दोस्तों पहले ही दोस्तों मैंने आपको क्लास 11 फिजिक्स सब्जेक्ट के 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण संपूर्ण बुक के आपको मैंने टॉप 50 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता दिए हैं। तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा और इसी वीडियो में पिन कमेंट में आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। मैं कितने क्वेश्चन बताऊंगा? टॉप 30 क्वेश्चन बताने वाला हूं 3 नंबर वाले। जिन्हें तैयार कर ले तो 3 नंबर वाला सेक्शन आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 4 अंक वाले कुछ क्वेश्चन आपको बता दूंगा, वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। कम समय में आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा, ध्यान से अंत तक देखते जाइएगा। 3 नंबर वाले इस वीडियो में हम क्या है कंप्लीट प्रश्न कवर कर लेंगे। तो कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आपके अंदर चाहत है 70 में 70 नंबर लाने की फिजिक्स सब्जेक्ट में, तो आप ला सकते हैं। बस आपको क्या लगातार मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम लिखिए। जितने क्वेश्चन बताऊंगा टॉप 30 क्वेश्चन है, एकदम सिलेक्टेड बताऊंगा। साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर पेपर में जो मतलब पिछले साल के पेपर में आए वो भी इसमें रहते हैं। ओके, जिससे आपको क्या है रिपीट भी क्वेश्चन होते रहते हैं, तो भी आपसे बन जाएगा। तो क्रम से आपको सभी क्वेश्चन तैयार करते जाना, याद करते जाइएगा। तो ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम बताने हैं। तो ग्रहों की गति संबंधी केपलर के 3 नियम थे। पहले ये तीनों पॉइंट्स क्रम से दिए। पहला, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। जैसे क्या है, फोकस पर सूर्य स्थित है। ये तो सिंपल है, सभी जानते हैं कि बीच में सूर्य स्थित है और चारों ओर जो ग्रह हैं क्योंकि सूर्य के चारों ओर क्या है चक्कर लगा रहे हैं, और किसमें एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। पहला तो क्लियर है। दूसरा, सूर्य और ग्रहों को मिलाने वाली रेखा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या है नियत रहता है। पर तीसरा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर 2 नंबर में या एक वाक्य में पूछ लिया जाता है। किसी ग्रह का परिक्रमण काल टी का वर्ग उस ग्रह की सूर्य की माध्य दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आपके दिए हैं केपलर की गति के आपके ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम। तीनों नियम को याद रखना है, बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। ओके, प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, केपलर के ग्रहों के तृतीय नियम को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से सिद्ध कीजिए। देखिए जो केपलर का जो तृतीय नियम है, तृतीय नियम हमने ये वाला देखा है। ओके, कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल टी का वर्ग उस ग्रह की सूर्य की माध्य दूरी घन के क्या है होते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। यानी टी स्क्वायर आपका अनुक्रमानुपाती आर का घन हो गए या क्यू हो गए। तो ये आपका होता है कौन सा केपलर का तीसरा नियम है ग्रहों की गति वाला। इसे आपको सिद्ध करना है, और सिद्ध कैसे करना है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रयोग करके। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो आप इसे देख सकते हैं, जिस प्रकार से आपको पेपर करना है सेम आपको दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार यहाँ कर लेना है। यहाँ आपको क्या है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के माध्यम से आपको क्या है देखिए लास्ट में हमने यहाँ निकाल लेते हैं व्यंजक। ओके, तो ये आपका रहने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित की भौतिक राशियों के विमीय सूत्र एवं ऐसा ही मात्रक लिखिए। इस प्रकार का सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए इसे भी लिया गया है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, ये बल दाब पृष्ठ तनाव, ये आपको भौतिक राशियां दी हैं, इनका आपको विमीय सूत्र बताना है और ऐसा ही मात्रक लिखना है। ओके, और वैसे भी आपको याद होने चाहिए जितने भी इंपॉर्टेंट वाले हैं। ओके, क्योंकि एक वाक्य में भी या वस्तुनिष्ठ में अक्सर पूछ लिया दाव का विमीय सूत्र, ओके, बल का विमीय सूत्र या ऐसा ही मात्रक, इस टाइप से तीनों को देख लेते हैं हम, विमीय सूत्र और ऐसा ही मात्रक। तो ये आपका दिया हुआ भौतिक राशि बल दाब पृष्ठ याद करना पड़ेगा। ओके, याद कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए आप। बल का विमीय सूत्र mLT के पावर आपका स्क्वायर हो जाएगा -2 हो गए। दाव का दिया हुआ है, पृष्ठ तनाव का दिया हुआ है, याद कर लेना है। फिर ऐसा ही मात्रक, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, दाव का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। ओके, पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक। ओके, सबके दोस्तों आपको याद करके रखना है। या इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा 3 नंबर में, तीनों एक साथ पूछ लिए जाएंगे। ओके, या फिर दोस्तों वस्तुनिष्ठ में आपको सिंगल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखिए। अब ये प्लांक नीतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक और प्रत्यास्थता गुणांक, इन सभी की आपको क्या है विमीय सूत्र लिखना है। तो अब जैसे याद होंगे तो आपके आराम से लिख पाएंगे। तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ये 3 3 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 आपको यहाँ मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या कारण है कि बंदूक की गोली दागने पर चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है? जब कोई बंदूक चला रहा तो पीछे की ओर जब चलाएगा तो पीछे को धक्का लगता है। तो धक्का क्यों लगता है उसकी दोस्तों बात पूछी जा रही है। तो सिंपल है, देखिए क्या कोई भी क्रिया के क्या होती है प्रतिक्रिया होती है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली तीव्र वेग से आगे की ओर चलती है। ओके, गोली क्या है आगे की ओर चलेगी। गोली जिस बल के कारण आगे बढ़ती है बंदूक पर उतना ही क्या है प्रतिक्रिया बल पीछे की ओर लगता है। अतः बंदूक चलाने वाले को क्या है पीछे की ओर क्या है धक्का लगता है। क्रिया के क्या होती है प्रतिक्रिया होती है, जितना आगे बल लगता है उतना ही उसकी क्या है प्रतिक्रिया में पीछे बल लगता है। तो आगे बल लगा तो गोली निकल के बाहर गई, लेकिन पीछे जब बल लगेगा प्रतिक्रिया बल तो क्या है जो बंदूक चलाने वाला उससे थोड़ा धक्का लगेगा। आंसर इस बार से आपको लिखना है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घर्षण से होने वाले लाभ लिखिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। घर्षण तो हम जानते हैं, लेकिन इससे फायदा क्या होता है? इससे सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हम जमीन पर चल पाते हैं। आज हम जमीन पर चल पा रहे हैं तो इसका मेन सबसे बड़ा कारण क्या है? घर्षण के कारण। साथ ही घर्षण के कारण क्या है? ब्रेक लगाकर वाहनों को रोका जाता है। घर्षण से क्या है? ब्रेक लगाते हैं तब क्या है? वो रुक जाते हैं वाहन। साथ ही घर्षण के कारण ही हम क्या है? भोजन को चबा पाते हैं। ओके, और इसके साथ ही जब हम दीवार पर कील ठोकते हैं तो घर्षण के कारण ही ठोक पाते हैं। ओके, मतलब बहुत सारे इसके लाभ होते हैं। तो ये सब आपके घर्षण के लाभ है, पर ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे देख लेते हैं। घर्षण के कारण हम क्या है? भोजन को चबा भी पाते हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी आपका वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। पहले 2024 की वार्षिक परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार करके रखना है, अक्सर पूछा जाता है। ओके, कोणीय सममित संरक्षण का नियम लिखिए एवं तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए। 2 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन आता है तो कोणीय सममित संरक्षण का नियम बस लिखने के लिए आ जाता है, लेकिन 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो फिर उसकी उत्पत्ति भी कराई जाती है। और बिल्कुल सिंपल इतना ही है, बस उसकी एक लाइन की उसकी उत्पत्ति है, याद कर लेना है क्या होता है कोणीय सममित संरक्षण का नियम। कोणीय सममित संरक्षण का नियम, इस नियम अनुसार यदि, ये आपको यहाँ से हेडिंग डाल देनी है, याद रखना। इस नियम के अनुसार यदि किसी कण पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य है तो कण का कोणीय संवेग नियत होता है। क्या होता है? यदि किसी कण पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य है तो वो दोस्तों आपको क्या है? कण का कोणीय संवेग क्या होता है? नियत रहता है। इसे क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ओके, आपका यहाँ आघूर्ण है, ये आघूर्ण है, शून्य होता है तो कण का कोणीय संवेग नियत रहता है। तो ये आपको कोणीय संवेग संरक्षण करनी है। पहले तो याद कर लीजिएगा, एक वाक्य में या 2 नंबर में इतना ही पूछ लिया जाता है। उत्पत्ति पूछे जाए तो बस 3 लाइन में उत्पत्ति है। किस प्रकार से? हम जानते हैं कि कण का कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है, तब टाउ बराबर हो जाएगा आपका, इसका परिवर्तन होने वाला है। ओके, इसके टाउ को माने यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि किसी कण पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण कितना है? शून्य है। यही हम कह रहे हैं ना, शून्य है। तो बस हमें इसका बाह्य बल आघूर्ण जो हमारा टाउ है, ओके, उसे क्या करना है? 0 कर देना है। तो ओके, इसके जब ये 0 हो जाएगा तो हमारा क्या है? इस साइड का भी आपका 0 और एल आपका क्या है? नियतांक के रूप में काम करेगा। इससे हम देख सकते हैं दोनों क्या इक्वल आ रहा है। यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, घूर्णन गति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। ओके, देखिए कम ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ लीजिएगा। घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक कम ही आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही है। तो अगर आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन में आपको बता दिया, ये आपको जिस प्रकार से पेपर करना चाहिए सेम आपको एक ही पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा किस प्रकार से आपका रहने वाला है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9वां। इस बार से देखिए, इस बार से भी क्वेश्चन कई बार होता है। जैसे 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आना है तो क्या करते हैं टीचर कि उसी चैप्टर से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन उठाएंगे और 3 नंबर का बन जाता है। इस टाइप से करते हुए, जैसे ये है, यहाँ से सबसे एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। द्रव्यमान तथा एवं भार में अंतर लिखिए, पलायन वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए एक साथ, हो गए तो 3 नंबर के स्पार्शियल क्वेश्चन बन जाता है। तो देख लेते हैं, द्रव्यमान और भार में अंतर है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया 3 नंबर में। याद करके रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है कई बार। द्रव्यमान क्या होता है? लेकिन हम जब सुनते हैं कि द्रव्यमान और भार एक ही चीज लगता है कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, एक ही बात होती है, लेकिन इसमें अंतर है। इसमें वस्तु के जड़त्व की माप होती है। द्रव्यमान क्या है? वस्तु के जड़त्व की माप है। भार इसमें क्या है? गुरुत्व बल की माप होती है। और द्रव्यमान एक आपकी अदिश राशि है, भार है आपकी एक सदिश राशि है। 2 अंतर दिए हुए। फिर अब आप कहेंगे 3 नंबर का है सर, ये 3 पॉइंट लिखना चाहिए, क्योंकि आप देख साथ 2 क्वेश्चन पूछ लिए तो 2 पॉइंट में भी आपको हो जाएगा। फिर पलायन वेग किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। तो पलायन वेग क्या होता है कि वह न्यूनतम वेग जिसमें किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पार होकर कर जाए, पलायन वेग कहलाता है। सिंपल है, किसी भी जैसे कोई मिसाइल वगैरह जब जाती है अंतरिक्ष में, ओके, जब छोड़ा जाता है तो उसे पलायन वेग के अनुसार ही बनाया जाता है कि इतनी तेज जाए कि वो क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बाहर निकल आए। यानी सिंपल है, जब भी कुछ चीज को ऊपर अंतरिक्ष की ओर फेंक रहे हैं, जैसे मिसाइल को मान लीजिए भेज रहे हैं, तो वो क्या है? इतना उसमें बल दिया जाए कि वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण को पार करके चला जाए, उसमें गुरुत्वाकर्षण कोई प्रभाव न रह जाए, गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में पहुंच जाए। वो जिस वेग से भेजा जाता है उसे हम क्या है? पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग का सूत्र भी दोस्तों आपको याद रखना है। ये आपका होता है भी एक आपका हो जाएगा वेग में आपका √2gr, ये आपको याद रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर। ओके, इसके बाद आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम तथा किस स्थान पर न्यूनतम होता है? दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा लिखिए। देख लेते हैं दोनों क्वेश्चन किस प्रकार से आपका रहेगा। तो पहला हमें पूछा जा रहा है, पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। याद रखिएगा, फैक्ट होता है कि जो आपका ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है गुरुत्वीय त्वरण, और भूमध्य रेखा में क्या होता है? न्यूनतम होता है। याद रखना है, एक वाक्य में भी पूछ लिया जाता है। ओके, फिर गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा से पूछी जा रही है। तो किसी पिंड में गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो सिंपल है, गुरुत्वीय त्वरण। तो ओके, तो किसी भी पिंड में अगर गुरुत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण उत्पन्न जो हो रहा है वही आपका क्या? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है।
सिंपल है। अगर हम दूसरी तरफ से परिभाषा बोले तो दूसरे शब्दों में ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड में वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगर ऊपर से कोई चीज हम क्या नीचे की ओर छोड़ रहे हैं तो वो जब आएगा तो उसके क्या होगा, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके त्वरण में परिवर्तन होगा, उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। हो गया ओके। ये उसके परिवर्तन की जो दर है त्वरण की, वही गुरुत्वीय त्वरण है। इसे क्या स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, ये भी असली अक्सर पूछा जाता है। स्मॉल जी, स्मॉल 2 जी होते हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी के। यहाँ स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, याद रखिएगा। ओके, ये सब आपके यहीं से आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ अलग से नहीं बनते। जब क्वेश्चन आंसर जब तैयार करते हैं तो उसमें बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, वही आपको तैयार करते जाइएगा, वस्तुनिष्ठ पूछा जाता है। इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन तो आपका आने 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन? शुद्धता की जांच करने वाले, समीकरण की शुद्धता की जांच करने वाले। 100% ज्यादा लगातार 4 साल से मैं देख रहा हूं क्वेश्चन आपका रखा मिलना है, चाहे वो त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो, क्वेश्चन हमेशा आता है। और आपने भी देखा होगा, अभी आपने त्रैमासिक अर्धवार्षिक देखा होगा, भैया यहाँ से आता ही क्वेश्चन शुद्धता की जांच करने वाला। और आपके बात करूं, आपके 4-5 समीकरण है जिनका आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक ना एक आपको रखा मिलेगा, 3 नंबर फिक्स कर पाएंगे। ओके, मैं हमेशा कहता हूं रट के एकदम रखना है चीजों को। रट के मतलब 3-4 फिक्स हैं, मैं वही आपको बता दे रहा हूँ 3-4 कौन से हैं, बस उन्हें पढ़ लीजिए, आपके यहाँ से 3 नंबर फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल आसान रहता है। ओके, नहीं हो ये समझ में आ रहा है, ये याद कर लीजिए, लेकिन आना है इसका 100% ये बता दिया। और पिछली साल भी आपको ये क्वेश्चन आया था। देखिए क्या दिया जाएगा इसमें, क्या होता है कि आपको एक समीकरण दे दिया जाएगा, शुद्धता की जांच करने के लिए कहा जाएगा। शुद्धता की जांच कैसे की जाती है? आप देखिए, इसमें 2 पक्ष होंगे, एक LHS एक RHS। ओके, बायां पक्ष दायां पक्ष 2 पक्ष होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बायां पक्ष लेना पड़ेगा, उसकी बीमाएं निकालनी पड़ेंगी। इसी बार से फिर आपके बाद उसके बाद दायां पक्ष लेना पड़ेगा, उसकी बीमाएं निकालनी पड़ेगी। जब दोनों की बीमाएं अगर समान है, दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं LHS = RHS, यानी बाएं पक्ष की बीमा = दाएं पक्ष की बीमा, इसलिए हमारा क्या ये शुद्ध है। ओके, कोई भी समीकरण तब शुद्ध माना जाता है जब उसकी LHS और RHS की जो बीमा है इक्वल हो। ओके, तो बस यही है। तो आपके पास बीमाएं निकालनी पड़ेगी, तो बीमाएं थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए। ओके, तो ये देख लेते हैं क्या क्या याद होना चाहिए। जैसे यहाँ आपको जैसे 2 पाई, ये जो नंबर होते हैं वो तो आपके क्या बीमाहीन राशि होती है, तो उनका कुछ मतलब नहीं है, तो उनको तो स्किप कर देते हैं। तो वही हमने यहाँ बताया 2 पाई एक बीमाहीन राशि, तो इसका तो कुछ आपको इग्नोर कर देना है। इसके बाद देखिए टी की बीमा सबकी एक बार लिख लेना है, क्योंकि सबका यूज करेंगे हम, तो पहले एक बार लिख लेते हैं। टी की बीमा क्या होगी, टी हो जाएगी। एल की बीमा आपकी यहाँ देखते हैं एल का यूज है, तो एल की बीमा एल हो जाएगी। जी की बीमा क्या हो जाएगी, जी के एल टी, ये आपका क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, इसका आपका क्या होता है, इसकी बीमा एल टी आपका -2 थी। भैया कुछ पता नहीं है, याद कर लीजिए इसका ये होता है। ओके, तो अब हमने सबकी बीमा निकाल ली जिनकी हमें जरूरत थी। अब हम लिखना है, पहले हम लेते हैं बाएं पक्ष ये वाला, तो इसका बाएं पक्ष में हमारा ये आता है, इसकी बीमा ये लिख लिया हमने। तो बाएं पक्ष में एक ही चीज है, तो उसका लिख लिया। फिर दाएं पक्ष के निकालते हैं, दाएं पक्ष में हमारी ये इस टाइप का है, तो इस टाइप का पूरा लिखा, और उसकी क्या बीमा यहाँ फिट करनी है। सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो जो आपका क्या होता है, एल से तो एल आपका कट्टस हो जाएगा, एल से एल ऊपर नीचे कट्टस हो जाएगा, t -2 है ऊपर जाएगा तो t का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, रूट लगा हुआ तो 2 से क्या रूट कट जाएगा, तो t बचा। अब आप यहाँ देख सकते हैं बाएं पक्ष की बीमा में t है, दाएं पक्ष की बीमा में t है, यानी क्या दोनों इक्वल आ रही हैं, दोनों LHS और RHS इक्वल आ रही बीमा है। तो हम इसलिए कह सकते हैं बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमाओं के बराबर है, अतः दिया गया शुद्ध है। वो कितना सिंपल छोटा सा रहता है। हाँ, थोड़ा आपको डिफिकल्ट कहा जाएगी, ये बीमाएं लेकिन पता नहीं कैसे चलेंगी, किसकी क्या है, तो याद कर लीजिए इनको, बीमा को आपको याद कर लेना है। वही ओके, जैसे आप बीमी सूत्र याद करते हैं वही तो है आपका। ओके, तो बस वो आपको अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बल और त्वरण ओके और आपका और इस उन चीज़ों की भी आपको बताया है, उसमें सबके बीमा जो पहले भी मैंने आपको बताया वो सभी याद करके रखिएगा। 2 नंबर में डायरेक्ट, 1 नंबर में आपको बीमा ही पूछ लिए जाते डायरेक्ट। ओके, बाकी ये सभी बीमा याद कर लिए, बाकी ये सब तो आप सेट कर ही पाएंगे। आगे देख लेते, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको क्या है ऑल आपको इंपॉर्टेंट चाहिए है, ओके, तो आप क्या है अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 11th फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरा PDF मटेरियल मिल जाएगा, पूरा इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, साथ ही ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, मतलब कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारा एक बीमा वाला क्वेश्चन आ जाता है। बीमा वाले का फिर 4-5 क्वेश्चन है, सभी एकदम आपको तैयार कर लेना, बार-बार इनको लिखना है। ओके, बार-बार इनको प्रैक्टिस करना है। अगर आपसे नहीं बना तो बार-बार प्रैक्टिस करिए, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा। 4-5 है, उनमें से कोई ना कोई आपका आ सकता है। ओके, एक हमारा समीकरण दिया है S = UT + 1/2 AT², आपका ओके ये दिया हुआ है समीकरण। इसका सिंपल आपको क्या करना है, बीमी विधि से जांच करनी है। तो इस साइड की आप सबकी पहले तो बीमा लिखिए, S की बीमा क्या होगी, L हो जाएगी। ओके, फिर यू आपको यू की बीमा क्या हो जाएगी, यू की आपको लिख दी गई है। फिर आपको टी की बीमा क्या है, टी रहने वाला, ए की बीमा आपको क्या है, आपका LT आपका -2 होने वाला। ओके, पावर अब यहाँ 1/2 लग रहा है, तो ये तो आपका नंबर है, नंबर एक बीमा ही राशि होता है, सबका हमने लिख लिया। अब बस आप पहले बाएं पक्ष लीजिए, बाएं पक्ष में देखें तो बाएं पक्ष में केवल S बस है, और S की क्या है, S की आपकी L है। ओके, तो ये आपका निकल के आ रहे L बस है, L की वैल्यू, बाकी M और T है वो तो 0 लिख लिया हमने, इस डिजाइन में लिख लिया। अब इसके बाद हम लिख रहे हैं आपके दाएं पक्ष की बीमा, दाएं पक्ष की बीमा में आपका UT आ रहा है, AT आ रहा है, ये सब आ रहा है। ओके, सबको हम सॉल्व करते हैं तो T + T आ रहा है,
ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं आपका ये आपका आ जाता है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं सेम आपका यही आ रहा है। ओके, LHS और RHS इक्वलिटी यानी बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष के बराबर, इसलिए आपका समीकरण आपकी शुद्ध हो जाएगा। तो बिल्कुल छोटा रहता है, सिंपल रहता है, बस थोड़ा बीमिया याद करना पड़ेगा आपको, उसी में थोड़ा दिक्कत होगी, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घर्षण कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है क्यों? ओके, घर्षण को अगर कम करना है तो बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? बॉल बेयरिंग सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देती है। ओके, अब सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण क्या है? बिल्कुल सिंपल होता है, लोटनिक घर्षण यानी लुढ़कने वाला। ओके, क्योंकि जैसे बॉल को मैं छोड़ देता हूँ, कुछ ढलान है ऐसी, और मैं बॉल को छोड़ देता हूँ, बॉल क्या लुढ़कती जाएगी। यानी देखो बॉल लुढ़क रही है तो उसे लुढ़कना यानी लोटनिक घर्षण। तो बॉल और जो जमीन पर जो घर्षण लगेगा वो लोटनिक घर्षण, क्योंकि बॉल क्या लुढ़क कर जा रही है। अब सर्पी घर्षण क्या है? सर्पी से सांप याद रखिए, तो सांप इस प्रकार से देखिए चलता है, सांप इस प्रकार से आपको चलता है। ओके, तो उसका हर अंग क्या है उसमें घर्षण करता है, वही आपका सर्पिक घर्षण। ओके, तो सांप से सर्पी घर्षण को आप याद रखिए। तो सांप की जो चलने की गति होती है, जो चलता है मतलब वो सर्पी घर्षण से चलता है। ओके, इस टाइप से। और लुढ़क के कोई वस्तु जार चल रही है वो आपकी लोटनिक घर्षण। सिंपल समझ गए होंगे। तो जब बॉल बेयरिंग क्या करता है, जो सर्पी घर्षण को क्या है लोटनिक घर्षण बदल देता है, क्योंकि उसे घुमाने का काम करता है। और क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, इसलिए घर्षण कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। लेकिन घर्षण तो दोनों है, सर्पी घर्षण भी लोटनिक घर्षण, लेकिन लोटनिक घर्षण में कम घर्षण लगता है, इसलिए क्या कहे बॉल बेयरिंग क्या है सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बना देता है, जिससे हमारा घर्षण कम हो जाता है, यही बताया जा रहा है। जैसे जड़त्व से क्या तात्पर्य, इसके प्रकार लिखिए, इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इसका मतलब है जड़त्व का मतलब कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, और कोई भी अगर वस्तु आपका क्या है स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है। ओके, जड़त्व के से ही सिद्धांत पर जो आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें इस बार मैंने 2 नंबर में आपको बहुत सारे बताए हैं। ओके, 2 नंबर वाली वीडियो देखिए होगा, आपको समझ में आ गया है कि जैसे अगर हम क्या है बस में बैठे हुए हैं, अचानक से बस में क्या रुक जाती है, तो हमारा जो हम क्या है पीछे आगे की ओर हो जाते हैं, या कोई घोड़ा चला रहा है। ओके, तो घोड़ा अगर अचानक से रुक जाता है तो जो उसका घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति है वो क्या आगे की ओर झुक जाता है। तो ये सब किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम बस में शांति से खड़े हुए हैं, बस अभी शांत है। ओके, तो हमारे जो नीचे पाँव हैं वो क्या है विराम अवस्था में रुके हुए हैं, अचानक से बस चलने लगती है तो हमारे पाँव तो गतिशील हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा शरीर का ऊपर हिस्सा वो भी अभी क्या है अभी स्थिर है, तो जब वो तो स्थिर रहेगा, इसलिए हमें क्या है पीछे की ओर धक्का लगता है इस टाइम के। तो ये जड़त्व वाले ये जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो जड़त्व पर आधारित होते हैं। तो जड़त्व का नियम क्या होता है? यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है। ओके, अगर कोई गतिशील वस्तु है उसको स्थिर करने का प्रयास किया जाएगा तो उसका विरोध करेगा। ओके, और कोई अगर वस्तु स्थिर है उसे गतिशील करने का काम करेंगे तो उसका भी विरोध करती है, इस टाइप से। अब जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या है? वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वे स्वयं को विराम अवस्था में बनाए रखती है, विराम का जड़त्व कहलाती है। अगर वस्तु अपने आप को विराम अवस्था बना रही है तो आपका विराम का जड़त्व, और यदि वस्तु क्या है गतिशील वस्तुएं बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी गति अवस्था का परिवर्तन करने में असमर्थ है तो वह गति का जड़त्व कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। कोणीय संवेग से आप क्या समझते हैं? इसका ऐसा ही मात्रा लिख लिए। कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। पहले तो आपको कोणीय संवेग याद कर लेना है, उसका ऐसा ही मात्रा है। तो किसी कण का रैखिक संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परिता आघूर्ण कण का कोणीय संवेग कहलाता है। फिर इसका सूत्र क्या होगा? कोणीय संवेग बराबर होगा रैखिक संवेग गुणा क्या होगा घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी। ऐसा ही मात्रक होता है जूल सेकेंड। इसी बात दोस्तों आपको कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में आपको संबंध बताना, तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका। ओके, हम क्या जानते हैं घूर्णन कर रही वस्तु का घूर्णन अक्ष का परिता कोणीय संवेग क्या होता है? एल टी ओमेगा होता है। एल आपका एल आई ओमेगा होता है। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालें, ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो आपका जो आई है ये नीचे चले जाएगा। ओके, तो एल अपॉन आई हो जाएगा इस टाइप से। ओके, हम घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है इक्वल टू क्या होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। बस यहाँ ओमेगा की जो हमने वैल्यू निकाली वो पुट कर देंगे, एल अपॉन आई हमने वैल्यू निकाली वो यहाँ पुट कर दिया है, हमारे इस प्रकार से आ जाता है। और यही हमारा क्या है कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध बताता है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। ओके, कमी आता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है और कमी आता है, लेकिन अगर हो सकता है तो घर अच्छे से आपको पढ़ के समझ लेना है। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ किस प्रकार से किया जा रहा है। ओके, ये आपको हो जाता है सॉल्यूशन बनाने में, तैयार करने में काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है, आप समझ सकते हैं, पूरा टाइप करके तैयार किया गया है। ओके, तो वीडियो को दोस्तों अपनी तरफ से लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे और भी क्वेश्चन है, उन्हें देखते हैं। तो आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की परिभाषा लिखिए तथा इसका मान बताइए। दूसरा क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं 3 नंबर के लिए। ओके, तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक क्या है आपका? एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आंक के मान सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक क्या बराबर होता है।
ओके, उसका एसआई मान पूछा जा रहा है। तो एसआई पद्धति में इसका मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये ऐसे आपको याद रखना, ये आपका कैपिटल जी का मान है। इससे पहले स्मॉल जी का मान बताया। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में जल्दी आप कैपिटल जी और स्मॉल जी का दोनों के है मान आपका है मान कमेंट कर दीजिए, ओके, क्यों अक्सर पूछा जाता है। अब चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चंद्रमा पर गैस के अणुओं का पलायन वेग चंद्रमा के वर्ग माध्य मूल वेग से कम होने के कारण चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल अनुपस्थित है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या है संबंध। आपको स्मॉल जी क्या है आपका द्वितीय त्वरण, ओके, और कैपिटल जी क्या है सार्वत्रिक द्वितीय नियतांक है आपका। तो दोनों में आपको क्या संबंध स्थापित करना है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो ये आपका पूरा इस प्रकार से दिया हुआ है, ओके। बल्कि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान क्या है गुणा होता है द्वितीय त्वरण, यानी बल बराबर क्या है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो बल एफ हो गया, द्रव्यमान स्मॉल एम हो गया, और गुत्ती त्वरण क्या है स्मॉल जी हो गया। इस प्रकार से हम क्या सबकी वैल्यू जो हमने निकाली है वो यहाँ रख देना है, ओके। एम जी आपका हो जाएगा और बल का आपका निकाल ही चुके हैं हम यहाँ, ओके। गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार बल हमारा ये आपका दिया हुआ है, ओके। यहाँ से हमारा क्या ये आपका आ जाता है। तो यही हमारा क्या है आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, इस बार से आपको लिखना है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट आपका बिम्य विधि से आपको क्या सूत्र की क्या है आपको जांच करनी है, ओके। तो देख लेते हैं, मैं बता चुका हूँ इस टाइप का जरूर क्वेश्चन आपका आएगा। 2 क्वेश्चन बताइए, तीसरा क्वेश्चन हमें मिल रहा है b² = u² + 2as। ये हमको समीकरण दिया है, शुद्धता की जांच करनी है, बिम्य विधि से करनी है। बिम्य विधि यानी सबकी पहले आपको बीमाएं लिखनी पड़ेगी। तो पहले एस की बीमा आपको चाहिए पड़ेगी, ओके, एस की बीमा लिखा। फिर आपका स्मॉल यू क्या है आपका प्रारंभिक वेग, ओके, अंतिम वेग, इन सबकी आपको बीमा लिखनी पड़ेगी। फिर ए की भी आपको बीमा, तो सबकी पहले बीमा लिख ली। हमारा ये समीकरण है। सबसे पहले हम क्या है इस साइड लेते हैं, ओके, बाईं ओर लेते हैं। तो बाईं ओर की राशि v² बस ओनली है, v² का हमने क्या है ये हमारी निकाला थी बीमा। इसी बार सब इस साइड की हम बीमा निकालते हैं, सबकी अलग अलग हमने देखा, u² की देखा, 2s की अलग अलग बीमा देखी। तो हम देख सकते हैं, देखिए सबका आपका क्या है इक्वल आ रहा है आपका, ओके, सबकी इक्वल आ रही है, ओके। जिस मतलब बाईं ओर की राशि और बीमा और बाईं ओर की राशि की बीमा साथ ही दाईं ओर की राशि की बीमा इक्वल आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है शुद्ध है, ओके। ये हमारा क्या समीकरण शुद्ध है, सिंपल आपका हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट फिर हमारा क्या है ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। चौथा क्वेश्चन है आपको, 4 ही क्वेश्चन है आपके। तो मैंने क्या बताया 4 ही 5 क्वेश्चन है जिन्हें पढ़ के आपको रखना है और याद कर लीजिएगा, नहीं बनना बीमा मैन आपको होगा बीमा में दिक्कत, तो बीमा सबकी याद आपको कर लेना है, ओके। दाव की बीमा, घनत्व की बीमा, चाल की बीमा। अब जैसे इस वाले को सूत्र को यूज करना, मतलब इस वाले सवाल को सोल्व करना है, तो पहले आपकी घनत्व, दाव, चाल की बीमा बननी चाहिए, तब आप कर पाएंगे। तो वो याद कर लीजिएगा, बाकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हमारा ये दिया हुआ है आपका समीकरण, ओके। तो इसका मैं क्या करना है, इसकी मैं क्या बीमा की शुद्धता की जांच करनी है। ये आपका दिया हुआ है, बन नहीं पाया है, ये आपका b = √p/d, b = √p/d, ये आपका समीकरण है। इसकी शुद्धता की जांच करनी है। तो इसमें 3 चीजें v/p/d, ये 3 चीजें हैं। v यानी आपका चाल, p यानी दाव, d यानी घनत्व, तीनों की आपका क्या बिम्य सूत्र लिख लिया है। बस अब आप इस साइड का v के लिए निकालते हैं, तो v के लिए आपका ये लिख लिया हमने, और यहाँ क्या है p और d का लिख लिया। तो देखें सॉल्व करते हैं, आपका ये इतना है, ये आपका है LHS और RHS इक्वल है आपके, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों क्या है LHS और RHS की बीमा समान है, इसलिए दिया गया समीकरण शुद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अभिकेंद्री त्वरण से क्या तात्पर्य होता है। अभिकेंद्री त्वरण आपका क्या है, जब कोई कण क्षैतिज वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो वेग का परिणाम तो अचर रहता है, परंतु गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित होता रहता है या गति का त्वरण होता है। देखिए कोई भी जब कोई कण है किसी मतलब व्यक्ति मार्ग में क्या गति कर रहा है, तो उसका जो वेग होगा वो तो समान होगा, लेकिन उसका त्वरण हर सेकंड में उसके अपनी दिशा मोड़नी पड़ती है, इसलिए उसका त्वरण बदलता रहता है। त्वरण का परिणाम तो अचर रहता है, परंतु त्वरण की दिशा क्या सदैव वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर क्या है होती है, अर्थात एक त्वरण को क्या कहते हैं अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। तो जो त्वरण जो लग भी रहा है उसकी जो दिशा होगी किसकी ओर होती है, जो 200 त्वरण की दिशा होगी वो वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होगी, इसलिए इसे अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारे इस बार से सवाल है न्यूमेरिकल वाला है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी गई बंदूक का प्रतिक्षेपित वेग आपको निकालना है। तो हम मान लेते हैं बंदूक का प्रतिक्षेपित कैपिटल भी है, ओके। तो बंदूक का जो द्रव्यमान को क्या 10 किलोग्राम है वो हम कैपिटल एम से मानेंगे, क्लियर है। इसके बाद जो गोली का भी द्रव्यमान होगा तो गोली का द्रव्यमान स्मॉल एम और गोली का क्या है आपका जो हम मानेंगे वेग वो है स्मॉल बी आपको मानेंगे, इस टाइप से रहने वाला है, ओके। इसके बाद जो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि गोली के दागने का पहले कुल संवेग और गोली के दागने से पहले कुल संवेग और गोली दागने के बाद कुल संवेग आपके बराबर होगा। संवेग संरक्षण यही नियम कहता है। तो संवेग तो पहले गोली के दागने से पहले वाला संवेग क्या 0 होगा, गोली दागने के बाद संवेग क्या होगा आपका उसमें बंदूक का भी जोड़ेगा पूरा संवेग, साथ ही उसमें क्या है गोली का भी संवेग जोड़ेगा। तो अगर बंदूक का देखें तो एम भी हो जाएगा, कैपिटल भी एम कैपिटल भी, ओके, क्योंकि बंदूक का हमने वेग कैपिटल भी माना था, बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल एम माना था। इसी तरह से अब जो गोली है उसका भी द्रव्यमान होगा, उसका भी वेग होगा, तो उसे स्मॉल एम स्मॉल बी ये दोनों जुड़ जाएगा। सॉल्व करेंगे इस प्रकार से हमारा क्या है आपको वैल्यू ऐसी रख देनी है जो आपको दिया हुआ है। आंसर हमारा क्या है -0.3 मीटर प्रति सेकेंड आपका आ जाएगा, कंप्लीट हो जाता है।
आगे नेक्स्ट आपको कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। तो इनका संबंध भी आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि यदि किसी कण पर आरोपित बल आपको दिया हुआ है, उसकी स्थिति दी हुई है, आपको बल आघूर्ण निकालना है, सिंपल है। देखिए बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है आपका उस स्थिति यानी आर गुणा होता है बल, बल गुणा स्थिति आपको कर देना है, आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो दोनों सदिश है, तो सदिशों का आपको गुणा होता है, और सदिशों का गुणा आपका किस प्रकार से होता है, मूल लगकर इस प्रकार से होता है। तो ओके, तो ये आपको कर लेना है सदिश के हिसाब से। और आपने अभी क्या है, आपने पढ़ा भी होगा गणित में, तो उस प्रकार से आपको क्या गुणा रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा गुत्ती त्वरण स्मॉल जी और गुत्तीय नीतांक जो कैपिटल जी में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, 2 नंबर में 3 नंबर पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए गुत्तीय त्वरण स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर। ठीक, गुत्तीय त्वरण क्या है, गुत्तीय के कारण किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण को हम गुत्तीय त्वरण कहते हैं। गुत्तीय नीतांक क्या है, एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल के कारण आकर्षण बल संख्यात्मक मान को क्या गुत्तीय नीतांक कहते हैं। तो स्मॉल जी का मान कितना होता है आपका, ओके, स्मॉल जी का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जबकि जी का मात्रक यहाँ आपका दिया नहीं है, तो उसको आपको देख लेना है। ओके ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, आपका वही मात्रक हो जाए न्यूटन आपका मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, यही आपका मात्रक यहाँ होता है, तो आपको लिख देना है। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है और कैपिटल जी का मान दिया है, तो ये आपको याद भी रखना है। आपसे वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है, मैं पहले ही आपको बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। पहले तो आपका 2 नंबर में गुरुत्वाकर्षण नियम आ जाता है, तो वही आपको याद कर लेना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूरी सिर में आ चुका है। फिर इसका किस प्रकार से गणितीय रूप यानी इसको इस प्रकार से गणितीय रूप में पूरे इसको निकालना होगा, तो वो आपको देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ से आपका निकाला जा रहा है। ये आपका गणितीय रूप यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, पूरा अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका नियम है पूरा याद कर लीजिएगा, और ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है और इसके बाद उसका गणितीय रूप दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एसआई पद्धति क्या है, एसआई पद्धति में मूल राशियों के मात्रक एवं संकेत लिखिए। तो एसआई पद्धति क्या होती है, यह मात्रकों की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जो फ्रांसीसी नाम आपका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है, एमकेएस पद्धति में परिवर्तन रूप है। ये एसआई पद्धति के बारे में बताया जा रहा है। अब मूल राशियां बतानी है और उनके मात्रक, और वैसे आपको याद भी रखना है क्योंकि वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है। ओके, वस्तुनिष्ठ में अक्सर इस बार से पूछा जाता है कि आपका निम्न में से मूल राशि नहीं है, तो आपको क्या दिया जाएगा, कई सारी आपको राशि दी जाएगी, फिर आपको बताइए मूल राशि नहीं है। ओके, या कौन मूल राशि है, इस बार से वस्तुनिष्ठ आ जाए तो पहले याद होना चाहिए। ये 7 मूल राशि, फिक्स 7 मूल राशि है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थी मात्रा, ये 7 केवल मूल राशि है, उसके अलावा कोई नहीं है। उनके मात्रक दिए हुए, उनके संकेत दिए हुए, याद आपको कर लेना है। नेक्स्ट है, सार्थक अंकों का क्या अभिप्राय है, किसी राशि में सार्थक अंकों की गिनती किस प्रकार से की जाती है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सार्थक अंक तो याद कर ही लेना है, और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है तो उसमें सार्थक अंक कैसे हमें पता चले, वो जरूर याद कर रखना है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में वो भी आपका अक्सर पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बता दूं, 0.007 ये आपको एक नंबर दिया है, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है, तो 1 है। ओके, कैसे पता चलेगा, उसमें थोड़ा रूल होता है, थोड़ा रूल आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, पहले सार्थक अंक क्या है, तो किसी भौतिक राशि में को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाई वाली अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 0.007 में सार्थक अंक कितने, 1 है। अब हमें कैसे पता चलेंगे, कोई भी नंबर दिया है कि उसमें सार्थक अंक कितने हैं, उसके कुछ रूल होते हैं। जैसे ये आपको ध्यान रखनी पड़ी, 4 बातें यहाँ दी हुई हैं कि प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य छोड़ दिए जाते हैं। ओके, प्रथम असंख्य बाईं। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, मैंने 0.002 लिखा। ओके, ये हमने लिखा 0.002। मैं पूछूं सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें आपके सार्थक अंक केवल 1 होगा। रीजन कि अब क्या लिखा है, अशून्य संख्या यहाँ का है, अशून्य संख्या नहीं जो अशून्य नहीं है, यानी 2 हमारी अशून्य संख्या है। इसकी बाईं ओर नहीं, इस साइड वाली, इस बाईं ओर इस वाले जितने भी अशून्य हैं उनको क्या छोड़ दिए, उनको गिनती नहीं की जाती, इसलिए इसका आपके जो सार्थक अंक केवल 1 ही है, इस टाइप से। से दशमलव की स्थिति को ध्यान में नहीं दिया रखा जाता है, दशमलव को उसमें ज्यादा महत्व नहीं पड़ता है, दशमलव कहीं भी लगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 अशून्य संख्याओं के बीच पर शून्य गिने जाते हैं, और 2 जो आपके अशून्य संख्या हैं उनके बीच जितने जीरो आएंगे वो गिने जाएंगे। जैसे यहाँ की हम बात करते हैं, जैसे मैं आप यहाँ बात करते हैं ये वाला। ओके, तो यहाँ देखिए 2.00420 है इस बार। ओके, इसको मान लीजिए अभी स्किप कर दीजिए। तो यहाँ कितना है आपका, देखिए 2 अशून्य संख्या है, इनके बीच में 2 जीरो हैं, इनको गिना जाएगा, सार्थक अंक गिना जाएगा इस प्रकार से। ओके, तो ये पूछा जा रहा है 2.002 है, तो इसमें अगर मैं पूछूं सार्थक अंक कितने हैं, तो 2 और 2 तो आपके 2 है ही हैं, साथ ही 2 जीरो भी गिने जाएंगे, यानी 4 इसमें सार्थक अंक कहलाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है 2 जीरो को गिना जाएगा, क्योंकि 2 अशून्य संख्याओं के बीच में है। अंतिम अशून्य संख्या के दाईं ओर के सभी शून्य गिने जाते हैं। क्योंकि अंतिम जो अशून्य संख्या, जैसे आपके यहाँ इस वाले में देखिए ये 2 है, तो इस साइड के आगे वाले नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि क्या है जो बाईं वाले ओर के शून्य होते हैं उन्हें नहीं गिने जाते, दाईं ओर वाले शून्य हैं।
अशून्य संख्या के बाईं ओर वाले जो शून्य हैं उनको हम क्या गिना जाता है, तो ये आपका गिना जाएगा। इसलिए आपके यहाँ कितने सार्थक है, 2 है, 2 तो खुद है, एक 0 भी लेकर गिना जाएगा, 1 और 2 आपके यहाँ 2 आपके सार्थक है। तो ये आपके 4 रूल होते हैं। ओके, मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है और भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 1-2 नंबर क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। घर्षण को कितने प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे बहुत चिकनी सतह है तो जैसे बर्फ है तो उसमें मिट्टी या बालू डालकर बढ़ा सकते हैं। ठीक, जो वाहनों के जो टायरों में घर्षण बढ़ाने के लिए खांचे डिजाइनिंग इस टाइप की हमने देखा, डिजाइनिंग बनी होगी, चाहे साइकिल का टायर हो चाहे आपका गाड़ी का टायर हो, आपने देखा ही होगा, डिजाइनिंग खांचेदार बनी रहती है। जूतों के तले भी क्या है, खुदरे होते हैं, उसमें भी क्या है, खरोंच बनी रहती है। मशीनों पर लगी बेल्ट पर चिपचिपा तरल पदार्थ डाला जाता है उसमें घर्षण बढ़ाने के लिए। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है, चीनी मिट्टी के बर्तनों को पैक करने के लिए कागज की कर्तन का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपने देखा होगी जैसे स्योफल वगैरह भी आते हैं, ओके, जो मुलायम चीज होती है उनको जब पैक करने जाता है तो कागज की कर्तन का यूज किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, तो आंसर आपका यही कि चीनी मिट्टी के बर्तन को क्या बहुत नाजुक होते हैं। अब चीनी मिट्टी के बर्तन हैं बहुत सारे एक साथ रख दिए जाएंगे, तो जब उनको जब कहीं ले जाएगा तो वो हिले डुलेंगे तो उनमें आपस में घर्षण होगा, इसमें उनकी खरोंच बन जाएगी, उसमें उनकी जो डिजाइनिंग होगी सब बिगड़ जाएगी। इसलिए उनको क्या है, पैकेजिंग करते समय उनमें क्या है ध्यान रखा जाता है और उसमें क्या है जो कागज की तरह है वो भरी जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कोणीय बेग और रेखीय बेग में संबंध। कम ही आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आपसे बन जाएगा। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है आपका कोणीय बेग का, ये रैखिक बेग का। ओके, दोनों में तुलना कर दी गई, 50 बराबर त्रिज्या गुणे आपको क्या है कोण किया गया है और उसे निकाला गया। तैयार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन कारकों पर निर्भर करता है और द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र याद रखिएगा, एक वाक्य में ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित 2 कारकों पर निर्भर करता है, पहले पिंड के द्रव्यमान पर और घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड के द्रव्यमान वितरण पर। तो याद रखिएगा। ओके, इसके बाद द्रव्यमान केंद्र पूछा जा रहा है, तो किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां उस निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। द्रव्यमान केंद्र ऐसा केंद्र जिस पर उस वस्तु का या उस पिंड का पूरा क्या है द्रव्यमान समाहित हो, तो वो आपका कहलाएगा किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां पर उस निकाय का उस पिंड का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। उसके नाम में ही थोड़ा राज छुपा हुआ है। ओके, आपका हो जाता कंप्लीट। तो इस बार से दोस्तों मैंने आपको लगभग क्या है 30 से 32 क्वेश्चन बताए हैं 3 नंबर वाले, जिन्हें आपको एकदम तैयार करके रखना है, एकदम रट के रखना है। बाकी और भी आपको मिलते हैं तो अपनी तरफ से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए है 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, मेरी मेहनत पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।